हेलो एवरीवन, आप सभी का एग्जाम फोकस में स्वागत है। आज के वीडियो में सितंबर अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में। इस वीडियो का, इसके पहले वाले वीडियो का और आने वाले दो वीडियोस का पूरा पीडीएफ myexamnotes.com पर मैं अवेलेबल करा दूंगा वंस द वीडियो इज अपलोडेड। आज की वीडियो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। पहला क्वेश्चन, इंडिया एक्सटेंड्स डैश डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है और ऊपर आपको आइकन भी दिख रहा होगा। तो वो वीडियो 4-5 मिनट में आप बिल्कुल सब कुछ समझ सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट को लेकर। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको जानना है तो लाइन ऑफ क्रेडिट में ऐसा होता है कि अगर कंट्री कोई ए है, सपोज करो ये इंडिया है, और बी कोई कंट्री है जिसको हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। इन दिस टर्म केस क्या होता है कि ए जो कंट्री है वो बहुत कम इंटरेस्ट पे बी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट देती है या लोन देती है। और इसमें एक ऐसा भी स्कीम होता है कि ये जो बी कंट्री है, जो रिसोर्सेज होंगी, जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदना होगा या रिसोर्सेज लेना होगा, वो कुछ हिस्सा एक कंट्री ए से ही लेती है। तो इसमें विन विन सिचुएशन होती है, दोनों कंट्री को बेनिफिट होता है। एक तो बी कंट्री को कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, प्लस ए कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, लोन तो दे ही रही है, साथ में उसके कंट्रीज़ के रिसोर्सेज भी जाएंगे, यानी कि उसको बेनिफिट होगा एज अ काइंड ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये जो कंट्रीज़, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हम $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर को, और इस तरफ आप फॉरेन डेलीगेट्स को देख सकते हैं। ये जो डेलीगेट्स थे किन कंट्रीज़ के थे मैं आपको बता देता हूँ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो ये जो न्यूज़ है ये है अक्टूबर 28 का, वेरी रिसेंट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी के लिए। और यहाँ पर डिस्कशन क्या था, तो देखिए इंडिया ने जो ईरान के शाहबार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए जो मिनिस्टर्स थे, डेलीगेट्स थे, उन्होंने इंडिया के एफर्ट्स को सराहा है। जो $1 बिलियन का एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रही है इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, वो कहाँ पर काम आएगा, तो IT प्रोजेक्ट्स में काम आएगा, IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कम है। फिर कनेक्टिविटी को लेकर, एनर्जी को लेकर और हेल्थ केयर को लेकर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसका पैसा यूज़ किया जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म टू कंसिडर हियर वो है HICDP, जिसको हम कहते हैं हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है। तो लेकिन ऐसे जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार इंटरव्यूज़ में भी। नाउ मूविंग अहेड, एक और लाइन ऑफ कंट्रोल, या लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट पे एक और क्वेश्चन, इंडिया साइन $400 मिलियन GMCP। ये क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको इसलिए याद रखना ज़रूरी है। विथ विच कंट्री, तो देखिए $500 मिलियन का लोन था, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो $400 मिलियन एक्सटेंडेड लोन है। और ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो GMCP यानी कि जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें काम आएगा। अब देखिए जो आंसर इसका है वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स में ये 6.3 किलोमीटर के लमसम का एक लंबा ब्रिज बनना है, जिसके लिए इंडिया जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है मालदीव्स का। वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाइना मालदीव्स पे काफ़ी लंबे समय से आंख लगाकर बैठा हुआ है कि वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सके, वहाँ पर वो अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस समय मैं कहूँगा मालदीव्स को लेकर काफ़ी अच्छी रही है, और यहाँ पर इंडिया ने सक्सेसफुली लाइन ऑफ क्रेडिट वहाँ पर देने मंजूरी मिल चुकी है। ओके, तो ये जो देखिए कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 6.3 किलोमीटर का जो है हल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये नाम आपको याद रखना चाहिए। हल हम HUMALE, या हल हमले आप कह सकते हैं। वहाँ और माले के बीच में एक गुल्ही फलहू करके एक पोर्ट है जिसको डेवलप किया जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर इसकी कनेक्टिविटी मालदीव से अच्छी हो जाती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मालदीव का है वो काफ़ी बेटर होगा। उसके पहले सिर्फ सी रूट का यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसके पहले भी सितंबर महीने में $250 मिलियन का इंडिया ने लोन दिया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। और ये क्यों दिया गया था, तो कोविड से लड़ने के लिए, फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल के लिए, ठीक है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा रिवाइव करने के लिए। तो आंसर इज मालदीव्स। नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्टेड श्रिंक इन वर्ल्ड इकोनॉमी एज रिलीज्ड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखिए ये IMF को द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब अगर जून महीने की बात करें, जब कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उस समय जो आकलन किया गया था, जो प्रोजेक्टेड श्रिंक था, वो 5.2% का था, जो कि ऑप्शन 3 है। लेकिन क्योंकि Q2 में
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ काफ़ी टेक प्लेस की हैं। अब जो डिमांड है लोगों का वो बढ़ने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगी, इकोनॉमीज़ थोड़ी खुलने लगी, जिसके कारण जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, स्पेशली अगर बात करें मेजर इकोनॉमीज़ की, तो यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये क्योंकि यूएस ने देखिए ज़्यादातर तो लॉकडाउन को सैंक्शन मतलब लॉकडाउन लगाया नहीं था बहुत सारी जगहों पर काफ़ी समय तक, और जिसके कारण ये सब थोड़ा सा रिवाइव हुआ। और अब जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो है 4.4%, ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक करेगी। होपफुली अगर Q3 में ये ज़्यादा इंप्रूव होता है तो ये फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। नाउ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू व्हाट परसेंट इन अप्रैल टू जून क्वार्टर। तो इंडिया की जीडीपी देखिए, कुछ क्वेश्चन एसएससी वगैरह में ऐसा आता है ना जो बिल्कुल देखते के साथ आप फटाक से मार देते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो ये कुछ वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू मिल जाने जैसा। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी था क्योंकि G20 नेशंस में भी इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी नीचे थी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी क्योंकि पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण ये -23.9% पे पहुंच गया था। तो आंसर इज़ 23.9। और अगर आप बगल में देखें जो चार्ट दे रखा है, जो अप्रैल से जून क्वार्टर था उस समय सिर्फ एक कंट्री पॉजिटिव में थी, वो थी चाइना विद 3.2, रेस्ट ऑल दी कंट्रीज़ के नेगेटिव में थे। ठीक है, अब होपफुली Q3 से ये और ज़्यादा इंप्रूव होगा, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। बट अगर सेकेंड वेव आता है, कई जगह पर आ भी रहा है कोरोना का, तो ये फिर से काफ़ी डेंजरस हो सकता है इकोनॉमी के लिए। नाउ मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग? वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन के हिसाब से ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये किया गया है गूगल इंडिया के द्वारा, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन। क्या है यहाँ पर होना क्या है कि एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया है गूगल इंडिया के द्वारा स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अब ये स्मॉल बिजनेसेस में किराना स्टोर हो सकते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हो सकते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स हो सकते हैं, जिनको मौका दिया जा रहा है ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने का। अब ये जैसे कि रिव्यूज़ आप दे सकते हैं किराना स्टोर के बारे में या फिर वेजिटेबल शॉप्स के बारे में, और उस रिव्यू के आधार पर ये जो है कह सकते हैं आप कस्टमर को पुल कर सकता है, अट्रैक्शन बढ़ा सकता है डिमांड जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू बेसिकली। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। जैसे आप गूगल रिव्यूज़ देखते ही हैं, कुछ उसी तरीके का ये स्मॉल बिजनेस या SMBs कह सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए ये इम्पोज किया गया है। और इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है कि किसके साथ टाई अप किया है गूगल ने? तो गूगल ने टाई अप किया है जोहो के साथ, और इसके साथ साथ इंस्टामोजो के साथ। ये दो आपको नाम ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कैंपेन है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, उसके लिए जोहो और इंस्टामोजो के साथ गूगल ने कोलैबोरेट करा है या हाथ मिलाए हैं। हाउ मेनी सेक्टर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग, स्पेशली आफ्टर कोविड या फिर जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ उसके बाद अभी तक के सिनेरियो में बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं, तो उनके लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग करना इम्पॉर्टेंट है। इसी के लिए 7 सितंबर 2020 को एक 5 सदस्यीय कमेटी जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक के जो चीफ थे KV कामत, कई बार हमने इनका जिक्र किया है, KV कामत, उनके अंडर में ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपा, और इसमें RBI को सौंपा था ये रिपोर्ट, जिसमें 26 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया जिसका लोन को स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। आंसर इज़ 26 सेक्टर्स। ठीक है, तो ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन होगा टू रिवाइव दो सेक्टर्स और उन पे थोड़ा सा ईज बनाया जा सके। ना वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इंस्टॉल्ड इन, कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री? तो ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल में इसे बनाया है और इसको इंस्टॉल किया गया है। कहते हैं कि ये 11,500 वाट का ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाला है। जो सेकेंड लार्जेस्ट अब है वो है 8.6 किलोवाट, यानी कि 8,600 वाट का लंदन में। ठीक है, सेकंड पर है ये, और इसकी एबिलिटी ये होगी कि ये करीब 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो सालाना प्रोडक्शन है वो कम होगा इससे। ऑब्वियसली वेरी ग्रीन। और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो ये सोलर ट्री होता है, ये देखिए ज़मीन पर इंस्टॉल होने से क्या होता है, वो जगह सारा कैप्चर हो जाता है, लेकिन ये क्योंकि ज़मीन से ऊपर है तो ये काफ़ी मतलब जो नीचे का जगह है वो स्पेस अच्छा यूटिलाइज हो सकता है। सो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, और ये और ऊपर तक ले जाया जा सकता है, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा।
Moving ahead, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट केम अप इन कहाँ पर रेवा थी, नाम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है। वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट आया है, सोलर पावर प्रोजेक्ट। और ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऐसा बन गया है जिसका एक इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आउटसाइड ऑफ स्टेट है, यानी कि दिल्ली मेट्रो। अब है ये मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका कस्टमर एक है दिल्ली मेट्रो, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम्पलीफाई करेगा इंडियाज़ कमिटमेंट का, जो 175 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर का होना चाहिए, उसको लेकर। सो आंसर इज मध्य प्रदेश। नाउ मूविंग अहेड, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ टू बी बिल्ट ऑन, कहाँ पर बनना है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बनना है झेलम नदी के ऊपर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इंडिया इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इंडिया नहीं बना रही है, ये बना रही है चाइना। और किसके लिए बना रही है? तो ये पाकिस्तान के लिए बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है वहाँ पर। और ये CPEC जिसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर ये किया जा रहा है। और कई बार इंडिया ने इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन भी अभी किया है, बट लेट्स सी, चाइना को जो करना है वो करता जा रहा है, स्पेशली POK के एरिया में। और हाल ही में इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था दामर भाषा डैम का, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में, जो कि अगेन POK के अंडर आता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि बाकी के सेक्टर्स में ही पूछे जा सकते हैं। सो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, आप वहाँ पर भी जाकर कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। माई एग्ज़ाम नोट्स ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, वहाँ पर आपको PDFs मिल जाते हैं। और जो ये पूरा कंडेंस्ड PDF एक पूरा फाइल मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। बीइंग टूरिस्ट इज़ ट्रैवल ब्लॉग, जो कि बजट ट्रैवल ब्लॉग है। और progyani.com, अगर आप पर डे का न्यूज़ जानना चाहते हैं कि उस दिन स्पेशली हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो आप ज़रूर progyani.com पर जाकर हर दिन का इन्फो ले सकते हैं। अगर आप GK के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। रेस्ट आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एग्ज़ाम फोकस अगर टाइप भी करेंगे तो आपको बिल्कुल ये पेज मिल जाएगा। एग्ज़ाम फोकस एजुकेशन हमारा Gmail ID है, जहाँ पर आप कुछ पर्सनलाइज मैसेज भेजना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।